नमस्कार, स्वागत है आपका जेके लिस्ट प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है, तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के लिए अपने जाल में फंसा रहा है। देश भर से पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में कई यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा ने कई पर्दाफाश किए हैं। अब तक तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा यूट्यूबर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में भी मांग उठने लगी है कि कंटेंट क्रिएटर्स पर पैनी नजर रखी जाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात खास मेहमानों के साथ। तो मौजूदा हालात जो बने हुए हैं मुल्क में, हिंद और पाक के दरमियान जो हालात तनाव भरे थे, उसके बाद अब कई यूट्यूबर्स शिकंजे में आए हैं, गिरफ्त में आए हैं देश भर में। और अब जम्मू कश्मीर में ये मांग उठने लगी है कि जम्मू कश्मीर में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पर भी पहरा उन पर रखा जाए, उनकी पहरेदारी की जाए, कड़ी नजर रखी जाए। इस कदम को किस तरीके से एक्सपर्ट्स की तरफ से देखा जा रहा है, ये जानने समझने की जरूरत हो जाती है। और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो क्या इस पर उनकी प्रतिक्रिया है, ये जानने की जरूरत हो जाती है। इसीलिए खास मेहमानों को हमने मदु किया है इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। चलिए खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त कामाक्षी शर्मा साहिबा हैं, जो कि साइबर एंड सोशल मीडिया सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर SP वैद साहब हैं, जो कि फॉर्मर DGP हैं। आपका भी वेलकम करते हैं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, नम्रता शर्मा, जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। मौजूदा हालात, जैसे कि हमने कहा कि मौजूदा जो घटनाक्रम बदल रहे हैं, पाक की जासूसी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा से गिरफ्तार की गई हैं और कई पर्दाफाश किए गए। कामाक्षी शर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप साइबर एंड सोशल मीडिया सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप मौजूदा परिदृश्य में जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ये मांग उठी है कि जो वहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन पर पैनी नजर और कड़ी नजर रखी जाए, सख्त पहरा रखा जाए, क्या लगता है कि ये वक्त की अहम जरूरत है अभी जम्मू कश्मीर के हवाले से? ये बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो आतंकवादी जैसे फैल रहे हैं आज के डिजिटल दुनिया में, डिजिटल टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम देखा जाए, जैसे जब से ये AI आया है, तो AI क्या करता है, इसे आज की डेट में क्रिमिनल्स, हैकर्स और टेररिस्ट तीनों बहुत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्होंने सबकी प्रोफाइल एनालाइज करी हुई है। जैसे हमने देखा था, जो ज्योति कपूर है, जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रही थी, पूरी प्रोफाइल एनालाइज कर देते हैं और उस एनालाइजेशन से AI के थ्रू, आपके डाटा के थ्रू पता लग जाता है कि आपका बैकग्राउंड स्टेटस क्या है, आपका मेंटल लेवल किस लेवल पे काम करता है, आप कहाँ भाग सकते हैं, क्या आपकी कमजोर कड़ी है। और वहीं से वो आपको पूरा डिजिटल सर्विलांस करते हैं और उसके साथ साथ वहीं से उनका सोशल मीडिया मैनिपुलेशन शुरू होता है। तो अभी आप कह रही है कि मौजूदा वक्त में बहुत जरूरत है, क्योंकि दो दुश्मनों से एक तरीके से, वो दुश्मन जो दिखता नहीं है उसके खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। SP वैद साहब हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो समझाएंगे हमें लगता है, क्योंकि डॉक्टर SP वैद साहब जो सामने से दुश्मन रहे हैं, उन पर वार कसा जाता रहा है और आप भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा रहे हैं बहुत वक्त तक। ऐसे में जो दुश्मन दिखाई नहीं देता है, अगर डिजिटल दुश्मन की बात करें तो उससे किस तरीके से निपटना होगा? और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो मांग अब उठ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो कड़ी नज़र है, पहरेदारी है, वो सख्त होनी चाहिए। आपका रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, आप ठीक फरमा रही हैं। ऐसा है कि नज़र रहनी चाहिए, सर्विलेंस रहनी चाहिए, और वो रहती भी है। काफ़ी हद तक जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सोशल मीडिया मॉनिटर करती हैं। ऐसे नहीं है कि सब कुछ ओपन है। हाँ, पाबंदियां लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन पे सर्विलेंस रहनी चाहिए। कौन क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या लिख रहा है, किसको भेज रहा है और किस से कम्युनिकेट कर रहा है, उसको क्या क्या कंटेंट भेज रहा है। तो आजकल जो क्रिमिनल वर्ड है, जो टेररिज्म है, ये इस डार्क वेब को बहुत यूज करता है, जिसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया
जो 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 प्लेटफॉर्म आप मॉनिटर कर सकते हो उनको करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो जैसे आपका टेलीग्राम है, जी। जैसे ये स्नैपचैट है, शायद इनको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। तो इस तरह के जो जो साइफर रहते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसका इस्तेमाल करते हैं, जी। लेकिन सर्विलेंस जरूर रहनी चाहिए और कौन क्या कर रहा है इसकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल वर्ड आजकल एक्सटेंसिवली साइबर क्राइम इस्तेमाल करता है। ऊपर से अब जो फेक ये आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, एआई जो आ गया है, और इससे इसने और कॉम्प्लिकेट कर ली सिचुएशन। आप बहुत सारी चीज़ें दुनिया को मिसलीड कर सकते हो। आप मोदी जी की शक्ल डाल के, उनकी आवाज़ डाल के आप कुछ ऐसा गलत बयां कर सकते हो जो लोगों को भड़का सकता है, जबकि वो हकीकत नहीं होती है, क्योंकि एआई ने बहुत इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज को। और जो आपका सवाल था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस किस से इंटरेक्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो दुश्मन देशों की एम्बेसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन देशों में विजिट कर रहे हैं, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है। और इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिजीत जसरोटिया साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो अब से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो मेहमान हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। आज बात हो रही है जम्मू कश्मीर में कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं, जो डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पर कैसे पैनी नज़र रखी जाए। हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से कई पिछले दिनों फैसले लिए गए और कई यूट्यूबर्स के चैनल को बंद कर दिया गया। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में इस मांग को किस तरह से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कुछ कहना चाहेगी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैंने आज दिन में भी जब आपके चैनल पे मेरी बात हुई तो मैंने एक बात कही थी और मैं उसको फिर से चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए मैं फिर से दोहरा दूं यहाँ पर कि हमारा भारतवर्ष, अगर आपको याद होगा तो हमारा भारतवर्ष एक बहुत बड़ा, एक अखंड भारत जब था और हम इसे सोने की चिड़िया भी कहा करते थे, अपने आप में एक बहुत बड़ा देश था। लेकिन क्या कारण रहा और क्यों हमारा भारत अखंड भारत से खंड भारत हो गया? क्योंकि चंद जयचंद उस समय भी थे जिन जयचंदों के कारण हमारे देश को जो है खंडित होना पड़ा। यही रीजन रहा। और वो अगर देखें तो वो जयचंद जो है वो आज इन्हीं इस जैसी फॉर्म में और इस जैसे लोगों के रूप में आज हमारे बीच में आ चुके हैं। और अब भी तो हमें लगता है कि मौके की नजाकत को समझते हुए हमारे को बड़ा सेंसिटिव होकर हर एक चीज को देखना चाहिए। एक चीज है कि आप देखें, जिसे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आप किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखोगे, अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखते हैं, अगर कोई भी जिस इंसान को अपने देश से मोहब्बत नहीं होगी, उबले वतनी का जज्बा नहीं होगा, इस तरह का, चाहे वो इन्फ्लुएंस हो चाहे कुछ भी हो, उसकी कंटेंट से आपको वहां से झलक जाएगा कि ये इंसान किस तरह का षड्यंत्र बनने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मुझे लगता नहीं है करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अगर आप देखें, देखिए केंद्र में आप हैं और जम्मू कश्मीर सरकार को अगर नसीहत देनी होगी, अगर आपको इस हवाले से कुछ टिप्स देने होंगे, बतानी होगी जानकारी, तो आप क्या देंगे? क्योंकि मरकज की तरफ से हमने फिर ये कहना जरूरी है कि केंद्र सरकार की तरफ से कई इस तरह के फैसले लिए गए, पाबंदी आयद की गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा कि जितने भी खासकर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं कि सभी के सभी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स गलत है। इसमें बहुत सारे अच्छे भी हैं। कई बेचारे ऐसे जिन्होंने नए सिरे से अपने लिए एक नई फील्ड चुनी है, उसमें बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इनमें ऐसी हैं, वही काली भेड़ें, जिनको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अब जिनके बारे में हम, जिनका लेकर आज हम बहस कर रहे हैं, तो आप देखिए जब उनका कंटेंट पूरा स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है, बार बार पाकिस्तानी एम्बेसी में जाना, बार बार देश के खिलाफ बात करना, देश के सिस्टम के खिलाफ बात करना, वहां से आप इजीली यू कैन मेक आउट कि इनकी इंटेंशंस को ठीक नहीं और कहीं ना कहीं ये किसी के बहकावे में आकर या अपने किसी मफाद के लिए ऐसा काम करते हैं। तो इनको चेक करना तो मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इनको चेक, क्योंकि एक सोशल मीडिया जो है और आज की डेट में ये एक नया चैलेंज बनकर उभरेगा आने वाले समय में।
बिल्कुल। क्योंकि आप किसी की भी शक्ल से किसी से भी कुछ बना दें तो लोग जब तक वो असलियत को जाने तब तक उस बेचारे का तो पूरी तरह से नुकसान हो चुका होता है। बिल्कुल। तो कामाक्षी मुझे लगता है शर्मा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभिजीत जसूरिया साहब हमारे साथ बने रहिए। कामाक्षी जी, देखिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसे लिया जाता रहा है और मौजूदा दौर में बहुत बड़ी चुनौती है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि एसपी व्यास साहब अभी कह रहे थे। तो ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए भारत सरकार को, और इसके अलावा अगर एक आम नागरिक को अगर आप समझाना चाहें कि अगर साइबर हमलों से बचना हो या सोशल मीडिया सिक्योरिटी को सख्त रखना हो तो वो क्या कदम उठाएं और क्या ना करें? जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो ट्रैक नहीं हो सकते, डार्क वेब है, डार्क वेब के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने कंटेंट क्रिएटर से लेके जो हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं उन सबको अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली किसी को भी इंडिया में कनेक्ट करके उनका ब्रेन वॉश नहीं करते हैं। इनका पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको पहले कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर देंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, थोड़ा लालच देंगे पैसों का। स्पेशली वो जो स्ट्रगलिंग होते हैं, जिन्होंने थोड़ा कमा लिया होता है, लाइक 1 लाख 1.5 लाख फॉलोवर्स कमा लिए हैं, और उनको ये थोड़ा ऐसे ऑफर्स देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इनका फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर ये है। तो हमें सबसे पहले अपने इन्फ्लुएंसर्स को अपडेट करना होगा, पूरा उनको बताना होगा कि क्या है क्या चीज नहीं है। इसके साथ साथ आम नागरिक की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। लाइक एक परिवार में अगर एक इंसान फौजी है लेकिन बाकी सिविलियंस है, अब क्या हो रहा है, वो फौजी अपने घर आ रहे हैं, वो बर्थडे का केक वेक कट रहा है और उन्हीं का बच्चा उनके साथ फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है, जिसमें उनकी सारी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, उनके सिंबल्स रिवील हो जाते हैं अगर वो पर्सन ड्रेस में होते हैं। ये सारी चीजें, तो हमें बहुत सी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। और जो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये जो साइबर अटैक करती है, ये हर एक इंडिविजुअल पे ट्राई करती है, हर एक इंडिविजुअल पे। लाइक आपको इस बीच बहुत सारे ऐसे फेक लिंक्स बना के भेजे गए, आपको मैनिपुलेट कराने के लिए एआई के थ्रू ऐसी वीडियोस बना के भेजी गई। और इस बीच जो इन्फॉर्मेशन हमारे रिपोर्टेड चैनल्स भी आगे भेज रहे थे, वो कुछ ऐसे लिंक्स थे जो 2017 या 19 में बने हुए थे, जब रैंसमवेयर आया था। तो हमें हर चीज में सबसे पहले फैक्ट चेकिंग करनी है। अगर इस तरह की सिचुएशन कंट्री में कभी भी होती है जिससे मेजोरिटी ऑफ लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले आप ऑफिशियल हैंडल पे जाइए, चाहे हमारे नेवी के हो, आर्मी के हो, उस पे जाके बताइए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से बहुत बड़े बड़े जो उनका मकसद होता है वो कामयाब हो जाता है एक किस्म का है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से दंगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आज ये एक ट्रायल था जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कल को ये बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। इनके पास आज की डेट में ये सिचुएशन एआई की हेल्प से और फ्री ओपन सोर्स टूल्स भी इतने अवेलेबल हैं कि ऐसे अटैक कोई भी कंट्री कहीं भी कर सकता है। तो और इस बीच जी कामाक्षी जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, नम्रता शर्मा जी, जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की। स्वागत करते हैं आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और चूंकि आपकी प्रतिक्रिया रह गई, कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहुत ज़रूरत है, और हमने देखा कि देश स्तर की अगर बात करें, मुल्क की सतह पर, तो कई यूट्यूबर्स के हवाले से और इस तरह की पाबंदी के हवाले से फैसले लिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? हमने देखा था कि कांग्रेस यूट्यूबर्स के हवाले से उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, लेकिन यहाँ मामला ये है कि मुल्क से गद्दारी करने वाले कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं, जो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और अब ये मांग उठने लगी कि जम्मू कश्मीर में भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पर जो पैनी नजर रखी जाए। कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए? ये बात है मुखबिरी की, है ना। और आप बात कर रही हैं कि आज और पकड़े गए ज्योति मल्होत्रा के बाद फिर से, लेकिन मेरा मानना है कि ये सिलसिला शुरू हुआ था प्रदीप पुरलीकर से, जो डीआरडीओ में काम करते थे, और हमने बहुत उस पर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पूछा था कि आगे क्या हुआ। जानकारी मिली थी कि वो संघ से उनका पूरा परिवार जुड़ा था और वो भी मुखबिरी करते थे पाकिस्तान के लिए, और हमारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। उसके बाद इसी तरह का मामला ध्रुव सक्सेना के लिए भी आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आज तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो आज जिस तरह से यहाँ खाली आप ज्योति मल्होत्रा की बात ना करें, क्योंकि ये तो एक अपराध है ही, उस अपराध की श्रेणी में कहीं ना कहीं हमारे जयशंकर जी भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुखबिरी करके पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि आज आतंकी हमलों में हम यहाँ आतंकी हमलों पे अटैक करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज मुखबरियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। कुछ सरकार के अंदर बैठे हुए मुखबिर हैं और कुछ बाहर बैठे हुए हैं। और अगर ज्योति मल्होत्रा के ऊपर पहले से रडार था कि वो पाकिस्तान इतनी बार जा रही हैं और नवाज शरीफ की
जो भतीजी है उससे मिल रही हैं, जो पाकिस्तान में पंजाब की आज मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत देर कर दी गई और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा। इसी तरह से वो आज उनकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो तो मोदी जी के साथ भी नजर आई, ज्योति मल्होत्रा की। तो ये कैसे इतनी एक्सेस इनको मिल जाती है कि ये इतने बड़े बड़े नेताओं से मिल पाती हैं और बाहर जाके भी ये इतने लोगों से मिल पाती हैं, बार बार पाकिस्तान जाती हैं और चौथी बार जाने की कोशिश करती हैं, चाइना जाती हैं, बांग्लादेश जाती हैं, अपनी एक सेखी को भी पाकिस्तान भेजने की कोशिश करती है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाता है तो भारत की जो आज केंद्र के अंदर बैठी सरकार है, क्योंकि ये हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही कहा था कि दोष दुश्मनों में नहीं है, दोष है जो केंद्र के अंदर सरकार है। आज ये बात बिल्कुल तथाकथित सही साबित होती है कि देश के अंदर बैठी जो सरकार है, कहीं ना कहीं कसूर तो उसका है। एक तो उसने आतंकियों को पहले सूचित किया कि हम आप पे अटैक करने जा रहे हैं, इसीलिए असर मसूद, जिसको पहले भी छुड़वा दिया गया कंधार में इसी सरकार द्वारा, और आज दोबारा उसको जाने का मौका दिया गया इसी सरकार द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा एक देश के साथ गद्दारी की गई है। क्यों सूचित किया गया, इसके तहत हमारे कितने एरोप्लेन्स वहां क्रैश हुए, क्या हुआ, कितना नुकसान देश को हुआ, ये सब जानकारी क्या पहले दी जानी चाहिए? क्या ये क्रिमिनल नहीं है? तो मुझे लगता है ये तमाम चीजों पे एक चर्चा होनी चाहिए थी, एक ऑल पार्टी मीट होनी चाहिए थी, जिसके तहत इस सब के ऊपर हम विचार कर सकते। लेकिन आज की जो सरकार है वो इन चीजों को गंभीरता से ना लेते हुए सिर्फ अपना नाम रोशन करने के लिए, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, देखिए आज 73 स्टेट कंट्रीज के अंदर हमारे प्रधानमंत्री घूम के आते हैं, और क्या विदेश नीति है कि आपको एक नेपाल जैसी कंट्री भी आपको सहयोग नहीं देती? तो क्या विदेश नीति है? खाली नगोड़ों पे नाचना। कांग्रेस सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि अगर एक लड़की 4 बार या 3 बार पाकिस्तान चली जाती है तो आखिर कैसी विदेशी पॉलिसी हमारी की हमें पता नहीं चल पाता। और धड़ल्ले से वो सोशल मीडिया पोस्ट रहते हैं, व्लॉग्स रहते हैं उसके, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कान तक खबर नहीं होती। और जब ये मामला तूल पकड़ता है तब बताया जाता है कि कितनी बार हो गई है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं कहें क्या अभिजीत जसरोटिया? ये नम्रता जी पूछ रही हैं आपसे। चले मैं अब जवाब दूंगा। मैं वही देख रहा था कि थोड़ी देर पहले जब मैं पूरी बात कर रहा था कि जयचंद चंद ऐसे रहे हो जिनके कारण देश का ये हाल हुआ, उसके बाद खैर देखिए अब ये पता नहीं, ये थोड़ी विडंबना ही समझिए कि अचानक से ही कांग्रेस के प्रवक्ता की यहाँ पर एडिशन हो गई हमारे पैनल के अंदर। खैर जिस तरह के इल्जाम ये लगाते हैं, और मुझे पता है इल्जाम लगाते हैं इसलिए तो ये बात कारण है कि ये आज पाकिस्तान की फेवरेट पार्टी बने हुए हैं कि उनके जो उनका पार्लियामेंट है उनमें सबसे ज्यादा इन्हीं के बयानों को कोट कर और पूरी दुनिया को दिखाया जाता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रही बात अगर ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करते हैं, बात करते हैं, तो इनको कम से कम पता होना चाहिए कि 26/11 के बाद आपने क्या किया था, वो भी इनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और खैर पाकिस्तान अभी भी इसी मुगालते में बैठा था कि शायद कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद क्या किया गया, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई और 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को बता दिया गया कि हिंदुस्तान आज क्या कर सकता है। ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है कि आप 26/11 के अंदर हमारे देश के अंदर घुसेंगे और जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी एयरफोर्स अपनी आर्मी सबके हाथ पीछे बांध देंगे और कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान आज भी सोचा था शायद कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ बातें ही हैं। और जब बातें की गई इसी कारण मेरे को लगता है उनके ऊपर जब अटैक किया गया और जब उनको बताया गया कि 22 मिनट के अंदर वो सभी आतंकी ठिकाने निस्तो नाबूद कर दिए गए और ये बता दिया गया कि अगर वहां से बुलेट आएगी तो यहाँ से ब्रह्मोस आएगा, और पूरे का पूरा देश इकट्ठा खड़ा था इसके अंदर। और मैंने तो पिछले दिनों सराहना भी की। अब कांग्रेस की किसी प्रवक्ता की अपनी सेंट्रल लीडरशिप से अगर मतभेद है या वो अलग बात करना चाहते हैं तो हमें पता होगा पिछले दिनों इनके बड़े दो सो कॉल्ड बड़े सीनियर नेता आपस में माइक के पीछे लड़ रहे थे एक दूसरे से। जब टर्की के ऊपर उन्हें क्वेश्चन पूछा गया तो एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी, हाथापाई शुरू कर दी, आप बोलो तुम बोलो शुरू कर दिया। टर्की का नाम लेते ही क्यों उनको उतना बुरी हालत हो गई। तो बाद में मुझे आज पता लगा कि एक 5 स्टार बहुत बड़ा एक ऑफिस 5 स्टार टर्की के अंदर कांग्रेस का है। पूछे कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ने, आपका वहां पर क्यों है? सभी वो देश जो भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाते हैं उनके लिए अचानक आपके मन में क्यों इतनी दया आ जाती है, क्यों इतना प्यार उनके लिए बढ़ जाता है? और कारण तो कुछ रहा ही होगा कि आपके नेता जो थे वो पाकिस्तान के आगे गुहार लगाया करते थे। वो नम्रता जी का सीधे तौर पर सवाल ये था कि अगर कोई भारतीय नागरिक
पाकिस्तान का दौरा करता है और उन लोगों से मुलाकात करता है और फिर उसके बाद उस पर ये इल्ज़ाम आरोप लगते हैं कि ये स्पाई था, जासूसी कर रहा था भारत का, तो जाहिर सी बात है सवाल तो सरकार से ही होगा ना। तो सरकार से सवाल करना वाजिब है कहीं ना कहीं। यहाँ पर फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एसपी वैस साहब। देखिए, साइबर अटैक, साइबर ठगी तक अब ये मामला सीमित नहीं रहा। अब ये मामला चिंताजनक ये है कि मुल्क से गद्दारी करने वाले लोग भारत में ही मौजूद हैं। आखिर उनसे कैसे निपटे सरकारी सतह पर और अगर एजेंसियों की सतह पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि इस हवाले से पहले से ही बुलेट प्रूफ जो है तैयारियां होती हैं, लेकिन फिर भी संवेदनशील इलाका होने की वजह से क्या और कदम उठाए जाने चाहिए जो बहुत जरूरी है? एसपी वैस साहब। देखिए पहले मैं वो बता दूं कि ये जो 17 लोग पकड़े हैं, ये हाँ। तो सर्विलेंस की वजह से ही पकड़े गए ना। हाँ। कोई ऐसे नहीं, इसका मतलब हमारी एजेंसियों की नज़र रहती है, तो जो कोई गलत करता है वो पकड़ा जाता है। और भी ऐसे लोग अगर बाहर हैं तो वो सारा पर्दाफाश होगा, इनकी इंटेरोगेशन से पता चलेगा जी। बाकी जो हमारा नेबर है पाकिस्तान, वो हानि ट्रैप करता रहता है हमारे कभी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, पुलिस के लोगों को, डिफेंस के लोगों को, जो और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में लगे होते हैं उनको करने के लिए लगा रहता है। हमें कदम ये उठाने हैं कि जो एक तो सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उस पे कड़ी नज़र रहनी चाहिए। जो लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं शत्रु देशों को या शत्रु जो उनकी देशों की एम्बेसीज हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, और मैं बांग्लादेश को भी अब इंक्लूड करूंगा और टर्की को भी इंक्लूड करूंगा, इनके जो लोग इनकी एम्बेसी में बार बार फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं या इन देशों में बार बार जाते हैं, और उन पे खास नजर रखनी चाहिए, उनकी सर्वेलेंस होनी चाहिए। हमारे जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके जो एम्प्लॉयज पोस्टेड होते हैं उन पर खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान हनी ट्रैप करने की कोशिश करता है, जैसे इसके साथ लव जिहाद किया या हनी ट्रैप किया, जो भी आप इसको कहिए मल्होत्रा को। तो ये इन चीज़ों का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सिर्फ जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसी की नहीं होनी चाहिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने, खासकर जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पे, तो जो अपने अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हेल्थ है, उसको अपने एम्प्लॉइज पर नजर उस पर भी उसका भी फर्ज बनता है कि ध्यान रखे कोई अब बार बार पाकिस्तान तो नहीं जा रहा, कोई बार बार ऐसा तो नहीं कर रहा। और जो हमारे लोकल सेल्स, सीआईडी, इंटेलिजेंस, वो सारे इसको मॉनिटर करते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस विंग होता है, वो भी करते रहते हैं। तो लेकिन हमारे शहरियों का भी फर्ज बनता है कि कोई उनकी नजर में इस तरह का आदमी आए वो भी रिपोर्ट करें हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। बिल्कुल। कामाक्षी शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर एक आम नागरिक की, क्योंकि अभी ज्योति मल्होत्रा के केस की अगर हम बात करें, या सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट्स हैं जिसको लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में इस तरह प्रेरित पक्ष जो पोस्ट किए गए थे, ये तो वाज़ेह तौर पर इशारा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आ पाती, लेकिन उन्हें अगर ट्रैप करना है, उन्हें ट्रैक करना, डिटेक्ट करना है, तो कैसे किया जाता है और कितने दिनों में ये पता चल जाता है कि यहाँ ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यहाँ जासूसी का अमल दखल है? देखिए, इसमें जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, जो हमारी I4C काम करती है, इनका एक पैटर्न होता है। इसमें हम एक मिनिमम टाइम नहीं बता सकते, बट हाँ, आज की डेट में जब से हमारे पास AI के थ्रू ओपन सोर्स टूल्स आए हैं, तब से ये चीज जो है कि हम हर 15 डेज में एक रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन हमारे लाइक फेस डिटेक्शन टेक्निक से, कि कौन सुपीरियर ऑफिशियल्स, जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी में कौन है, उनके साथ किस किस के इंडियन ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वो फोटोज वो यूज कर रहे हैं, जो हमारी फेस डिटेक्शन टेक्निक से, उनके साथ हम ये शुरू कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज की डेट में डिजिटल इंडिया तो आगे बढ़ रहा है, पर डिजिटल इंडिया के साथ साथ अगर हम देखें, डिजिटल टेररिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। वो कैसे? जब हमारा सीज फायर अनाउंस हुआ था, तो जिन्होंने अनाउंस किया था, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे,
उनकी बेटी की डिटेल्स पूरी सोशल मीडिया पे लीक हो गई थी और इंस्टाग्राम पे मैंने 2 या 3 पोस्ट ऐसी डिटेक्ट करी थी जी। कि जिसमें उनकी बेटी के बारे में बहुत गलत बोला गया था। जी। और उस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स है और 1 मिलियन लाइक्स में अगर हमने जो हमारी एजेंसी उन्होंने जब उसको पूरा एनालाइज किया तो जी। 6 से 7 लाख लाइक इंडियंस के थे। अब सीज फायर क्या अनाउंस हुआ, क्यों हुआ, वो ऑफिशियल्स उन्होंने तो अनाउंस किया। ये जी। डिसीजन हमारी सरकार को लेना था, उन्होंने लिया। इसके पीछे जरूर कोई सेंसिटिव रीजन रहा होगा जो हमें नहीं पता और हमारी सेफ्टी के लिए ही रहा होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में साइबर डिजिटल टेररिज्म हमारे देश के अंदर ही बढ़े जा रहा है दिन पे दिन। लोगों को ये नहीं पता है कि क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, लोग चीजों को कैसे वेरीफाई करना है। एआई के जमाने में कोई कुछ भी वीडियो बना के भेज रहा है बाहर के देश से, वो आपके देश में आ रही है और लोग उसे फैलाए जा रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, कुछ इनसेंसिटिव हो रहे हैं कि जैसे राशन भर के रख लो, 3 महीने का राशन भर के रख लो। ये न्यूज वायरल हुई, कुछ लोगों ने 30 to 40% ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि हम भर के रख लेंगे और 7 से 8% ऐसे जो ले भी आए थे राशन। तो ये इन्फॉर्मेशन कोई इंडिया में नहीं, कोई बाहर से डालता है, यहाँ पे ग्रुप्स में फैलाता है और वो ग्रुप्स में फिर ऐसे ऑफिशियल लेटर्स आते हैं। अगर हम देखें तो इस बीच बहुत सारे ऐसे एडवाइजरी जारी हुए थे जो ऐसा लगा था कि ये इंडिया के ऑफिशियल लेटर पे जारी हुए हैं। क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नम्रता जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, तो लास्ट कमेंट आप ही का लेना चाहूंगी। यहाँ बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, बात देश की है, क्योंकि अगर मुल्क से कोई गद्दारी करता है तो उसे बख्शना नहीं जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उन पर कड़ी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत कहा। आपने जो सवाल पूछा था आप उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसका जवाब दिया जसरोटिया जी ने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सख्ती बरती जाती रही है इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, उसमें और मजीद तेजी लानी चाहिए? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर को जब से यूटी बना दिया गया, यहाँ ऐसे कई इंटेलिजेंस फेलियर हुए। आप चाहे पुलवामा ले लीजिए, चाहे उड़ी ले लीजिए, चाहे उसके बाद पठानकोट में जैसे आईएसआई को बुलाया गया, अब पहलगाम हो गया, इसके बाद तमाम ऐसे हादसे हुए जिसमें इंटेलिजेंस फेलियर सामने आया। लेकिन उसके ऊपर सवाल तो जो केंद्र में सरकार होती है उसी से पूछे जाएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में अंतर होता है। हमने जब 26/11 के बाद हमने जब वहां पे देखा तो कसाब को जिंदा पकड़ा गया और बाकी जो उग्रवादी थे या आतंकवादी थे उनको मारा गया। आज वो आतंकवादी कहाँ गुम हो गए, आज भी वो पकड़े नहीं गए। सवाल तो बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके ऊपर से परत खुलनी बाकी है। जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा हमारी स्टेट के अंदर आती है, सोनामर्ग जाती है, पहलगाम जाती है और रील्स बनाती है और उसके बाद ये बाहर जाती है। तो इस तरह की तमाम चीजें इससे पहले भी हमने देखा था कि हमारे जो एलजी हैं उनके एक मेहमान बन के एक इंसान यहाँ आया और उसने अपने आप को आईएएस ऑफिसर कहा और यहाँ पे रहा, खाया पिया और बैठा रहा। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर ये पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह के इंटेलिजेंस फेलियर और मीटिंग्स ली उसने बकायदा अपने सीनियर ऑफिसर्स की। तो मैं ये आपसे ये सब इससे कहना चाहती हूँ कि आज केंद्र के अंदर जो सरकार है, जिसका जिक्र करी बहरूपिया आईएएस को लेकर ये बहुत खबरें सामने आई थी और इस पर भी हमने चर्चा की थी उस वक्त। तो सीधे तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि जो सिक्योरिटी लैप्स होती है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार को। ज्योति मल्होत्रा के मामले में भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। अगर वो कहीं जा रही है तो आखिर भारत को इसकी जानकारी क्यों नहीं, और इतनी देर से जानकारी जब आती है तो आरोप लगा के उसे गिरफ्त किया जाता है। आखिर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया जाता है? बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामाक्षी जी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ डॉक्टर एसपी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिजीत जसरोटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा नम्रता जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर तमाम खबरें। नमस्कार।